आज की इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का पेपर 13 जिसमें यूनिट 3 टैक्सेशन है, उसका पॉइंट 1 सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू करूँगी। हमारा प्रश्न है, लोक आगम के विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन करें। यहाँ लोक आगम से मतलब पब्लिक रेवेन्यू से है, इसका अर्थ सार्वजनिक आय भी होता है। चलिए अब इसके बारे में जानें। आज के आर्थिक नियोजन के युग में उत्पत्ति का जो महत्व अर्थशास्त्र में है, वही महत्व लोक आगम का लोक वित्त में है। वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। लोक आगम के स्रोत में कर वे अनिवार्य भुगतान हैं जो करदाता द्वारा सरकार के प्रति बिना किसी ऐसी आशा से किए जाते हैं कि उसे उनके बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सरकार को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। सरकार को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय सार्वजनिक आय कहा जाता है। लोक वित्त के अध्ययन में सरकारी आय को वही स्थान प्राप्त होता है जो कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उत्पादन को प्राप्त होता है। जिस प्रकार उपभोग की पूर्ति के लिए उत्पादन आवश्यक होता है, उसी प्रकार सरकारी खर्च की पूर्ति के लिए सरकारी आय आवश्यक होती है। डाल्टन ने सरकारी आय का व्यापक तथा संकुचित दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया है। उसके व्यापक अर्थ में इसे सरकारी प्राप्तियों यानी कि पब्लिक रिसिप्ट का नाम दिया है और संकुचित अर्थ में सरकारी आय या सरकारी राजस्व की संज्ञा दी है, जिसमें सरकारी प्राप्तियां इक्वल टू सरकारी राजस्व प्लस अन्य सभी स्रोतों की आय है। अब हम लोक आगम के या सार्वजनिक आय के स्रोत की चर्चा करेंगे, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अब हम सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ये स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है कर, टैक्सेस। कर वे अनिवार्य भुगतान है जो करदाता द्वारा सरकार के प्रति बिना किसी ऐसी आशा से किए जाते हैं कि उनके बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। बेस्टेबल के अनुसार कर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पास विद्यमान धन का वह अनिवार्य अंशदान है जो सरकारी कार्यों को सेवा के बदले में दिया जाता है। प्रोफेसर सेलिगमैन का कहना है कि कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाले उस अनिवार्य अंशदान को कहते हैं जो सबके सामान्य हित के लिए किए जाने वाले खर्चों के भुगतान में अदा किया जाता है और उसके बदले में कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। क्योंकि कर एक अनिवार्य भुगतान है और यह लोक आगम का एक मुख्य स्रोत है, इसलिए हम कर की विशेषता देखेंगे। कर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्स। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कर में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार है। पॉइंट ए है अनिवार्य भुगतान, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। कर नागरिक द्वारा अथवा निवास तथा संपत्ति आदि के कारण से देश की सीमा में रहने वाली प्रजा द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अंशदान है और यह अंशदान सामान्य उपयोग के लिए ही दिया जाता है। चूँकि यह एक अनिवार्य भुगतान है, अतः कोई भी व्यक्ति कर की अदायगी से इनकार नहीं कर सकता। पॉइंट बी है व्यक्तिगत दायित्व, पर्सनल ऑब्लिगेशन। कर करदाता पर व्यक्तिगत दायित्व डालता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर कर लगा है तो उसका कर्तव्य या दायित्व है कि उसे अदा करे और किसी भी स्थिति में उससे बचने की ना सोचे।
पॉइंट सी है कर समाज के हित के लिए लगाया जाता है। द टैक्स इज imposed फॉर द जनरल एंड कॉमन बेनिफिट। करदाताओं से करों के रूप में जो अंशदान प्राप्त होता है वह हो सकता है कि केवल उनके ही लाभ के लिए खर्च ना किया जाए बल्कि सर्वसामान्य के हित में खर्च किया जाए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ ना हो, विशेष रूप से ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में जिस पर कि भारी मात्रा में खर्च होता है, जैसे कि अस्पताल का निर्माण। अब हम सार्वजनिक आय के स्रोत का पॉइंट 2 व्यावसायिक आय यानी कि कॉमर्शियल रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। व्यावसायिक आय वे आमदनियां हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के रूप में प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में उस आय को व्यावसायिक आय कहा जाता है जो कि सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों की वस्तुओं व सेवाओं को बेचकर प्राप्त की जाती है। इस आय को कीमतों का नाम दिया जाता है और वह इसलिए क्योंकि वह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों के रूप में प्राप्त होती है। व्यावसायिक आय में डाक व्यय की अदायगियाँ, चुंगी, सरकारी साख, निगमों द्वारा उधार दिए गए धन का ब्याज, सरकारी भंडारों की शराब के लिए अदा की जाने वाली कीमतें, सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली बिजली की कीमतें, रेल सेवा आदि की अदायगियाँ सम्मिलित की जाती है। हमारा तीसरा स्रोत है प्रशासनिक आय एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज। जिन प्राप्तियों को प्रशासनिक आय की श्रेणी में रखा जाता है वे हैं शुल्क या फीस, लाइसेंस, जुर्माने, संपत्ति जब्त करने और उत्तराधिकारी के अभाव में संपत्ति पर अधिकार करने आदि से होने वाली प्राप्तियां तथा विशेष कर निर्धारण। इन प्राप्तियों की एक विशेषता तो यह होती है कि व्यक्ति को न्यायिक रूप में इस बात की छूट होती है कि वह इनका भुगतान करे या नहीं। दूसरे, यह प्राप्तियां व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है या उस पर जुर्माना करती है। इन प्रशासनिक आमदनियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पॉइंट ए है शुल्क या फीस। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने फीस की परिभाषा इस प्रकार की है। शुल्क अथवा फीस उस धनराशि को कहते हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक ऐसी आवर्ती सेवाओं की लागत अदा करने के लिए दी जाती है जो कि मुख्यतः जनता के हित के लिए होती है, किंतु जो फीस देने वाले को ऐसी विशेष लाभ पहुंचाती है जिसको मापा जा सके। इस प्रकार फीस एक ऐसी अदायगी है जो कि उन प्रशासनिक सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए सरकार को दी जाती है जो संपूर्ण जनता के हित में संपन्न की जाती है, किंतु जो व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करती है। पॉइंट बी है लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस फीस। लाइसेंस शुल्क उस स्थिति में अदा की जाती है जबकि सरकार सत्ता से यह प्रार्थना की जाती है कि वह कोई अधिक स्पष्ट तथा निश्चित किस्म की सेवा प्रदान करने के बजाय एक अनुमति अथवा विशेषाधिकार प्रदान कर दे। मोटर वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क, मोटरें चलाने के परमिट की अदायगी और बंदूक या रिवॉल्वर रखने के लाइसेंस शुल्क ऐसे ही शुल्क के कुछ उदाहरण हैं। पॉइंट सी है अर्थदंड तथा जुर्माने, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अर्थदंड तथा जुर्माने सरकारी आय के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं हैं। अर्थदंड का संबंध दंड से होता है और जुर्माना कानून के उल्लंघन पर किया जाता है। इन दोनों का ही उद्देश्य किसी अनुचित कार्य के लिए दंड देना तथा अपराधों को रोकना होता है। अब हम सार्वजनिक आय के चौथे स्रोत उपहार तथा अनुदान, गिफ्ट एंड ग्रांट्स की चर्चा करेंगे। भेंट या उपहार वे ऐच्छिक अंशदान हैं जो प्राइवेट व्यक्ति अथवा गैर सरकारी दाताओं द्वारा ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार को दिए जाते हैं जैसे कि युद्ध काल या संकट काल के समय सहायता,
कोष अथवा प्रतिरक्षा कोष। ऐसे अंशदान देशभक्त, दानशील एवं जनसेवी व्यक्तियों द्वारा युद्ध, अकाल तथा ऐसे ही अन्य संकटकालीन अवसरों पर दिए जाते हैं। इस प्रश्न का निष्कर्ष है, आज के इस समय में राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति हेतु सार्वजनिक आय में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। आधुनिक युग में आय संबंधित संसाधनों का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु एक प्रभावकारी राजकोषीय यंत्र के रूप में उत्पादन, रोजगार, विनियोग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करना है। थैंक यू।